हेलो बच्चों, यूपी बोर्ड पीसीएम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान का प्रश्न पत्र। और ये जो प्रश्न पत्र हम सॉल्व करेंगे ये मॉडल पेपर है जो कि वर्ष 2025 की बोर्ड परीक्षा पर आधारित है। इससे पहले भी हमने कई अनसॉल्व्ड के सेटों को सॉल्व किया है, जैसे 2024, 23, 22 इन सभी सेटों को हमने सॉल्व किया है। आप उसको भी प्लेलिस्ट पर विजिट करके देख सकते हैं। और उसके बाद अगर आपने सेटों को सॉल्व कर लिया है तो उसके बाद आपको मॉडल पेपर सॉल्व कर लेना चाहिए। कुछ मॉडल पेपर इस किताब के अंदर दिए गए हैं और उसके बाद कुछ मॉडल पेपर और हैं, उसको भी हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। और जो बोर्ड के द्वारा जारी मॉडल पेपर जो उनकी वेबसाइट पर होता है उसे भी हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, जिससे आप अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी काफ़ी बेहतर तरीके से कर सकते हो। तो ये आज हम लोगों ने पहला मॉडल पेपर सिलेक्ट किया है और इसको भी हम पार्ट वाइज सॉल्व करेंगे। जिस तरीके से हमने अनसॉल्व के सेटों को सॉल्व किया था उसी तरीके से। तो यहाँ पे जो पहला सवाल है शुरुआत हम यहीं से करते हैं। ये अपना पहला मॉडल पेपर होगा, आप इसको ध्यान रखेंगे 2025 के लिए। पहला सवाल है यहाँ पे, किसी स्थिर विद्युत प्रक्रिया में आवेश विनिमय की न्यूनतम मात्रा होती है। तो ये जो है ये है आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत जो होता है, ये उसी पर आधारित प्रश्न है। नियम ये कहता है कि कम से कम एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर आवेश का स्थानांतरण होना चाहिए और उसके बाद उसी आवेश के पूर्णांक के गुणनफल के रूप में आवेश का विनिमय होता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर दो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, मतलब पूर्ण रूप से गुणनफल ही होगा। तो कम से कम अगर एक इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो तो उस समय एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है 1.6 और गुणे 10⁻19 की घात कूलाम, कम से कम इतने कूलाम का स्थानांतरण होगा। उसके बाद इसका डबल हो सकता है, इसका ट्रिपल हो सकता है, लेकिन कम से कम इतना ही होगा। इससे कम आवेश का स्थानांतरण कभी भी नहीं होता। तो ये इसका जो है ये दूसरा वाला विकल्प सही है। अगला सवाल दिया है, दो समान धनावेशित विद्युत आवेश बिंदु आवेश में प्रत्येक पर 1 माइक्रो कूलाम का आवेश है। इनको 1 मीटर की दूरी पर वायु में रखा जाता है। इसकी स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है, यहाँ पे हम सूत्र लिख देते हैं। ये हमारा पहला मॉडल पेपर है। दो 2025 के लिए और इसका पहला पार्ट है। और इस पहले पार्ट का दूसरा सवाल है, उसमें दिया है दोनों आवेशों की वैल्यू Q1 की वैल्यू और Q2 की वैल्यू 1 माइक्रो कूलाम, यानी 10⁻6 की घात कूलाम इन्होंने दिया है और बीच की दूरी 1 मीटर दी है। तो और ये वायु में रखा है, मतलब परावैद्युतांक 1 है। ये सारी चीजें दी गई हैं। तो U यानी स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। सूत्र होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इस पूरे की वैल्यू होगी 9 × 10⁻9 की घात। Q1 का मान 10⁻6 और Q2 का मान भी 10⁻6, r का मान 1 मीटर का वर्ग। तो ये होगा 9 × 10⁻9 की घात गुणे 10⁻12 की घात। 12 में से 9 घटाएंगे ऋण 3 आएगा, यानी इतना जूल इसकी स्थितिज ऊर्जा बन जाएगी। तो विकल्प में आप देख सकते हो 9 × 10⁻3 की घात जूल। ये इसका तीसरा वाला विकल्प सही रहेगा। अगला सवाल है, संपर्क में रखे दो यहाँ पे काट दिया है, ये है पतले
लेंसों की फोकस दूरियां 25 सेंटीमीटर और ऋण 40 सेंटीमीटर हैं। इस संयोजन की क्षमता बताओ। तो ये पहले का तीसरा पार्ट हुआ। दो पतले लेंसों की फोकस दूरियां, एक की फोकस दूरी दी है 25 सेंटीमीटर और एक की फोकस दूरी दी है ऋण 40 सेंटीमीटर। तो संयोजन की फोकस दूरी का सूत्र होता है 1/f1 + 1/f2। चिन्ह सहित रखना, जोड़ना है। एक का 25 और एक का ऋण 40 करेंगे तो प्लस का जो साइन है ये माइनस में हो जाएगा। दोनों का एलसीएम 200 होगा तो 25 में 8 से गुणा करना पड़ेगा और 40 में 5 से, नीचे आएगा 200, यानी ये होगा 3/200, यानी f की वैल्यू होगी 200/3 सेंटीमीटर। अब हमें निकालनी है क्षमता। तो क्षमता को हम P से लिखते हैं और इसका सूत्र, अगर ये सेंटीमीटर में है तो 100/f इतना ये डायोप्टर होगा, और अगर ये मीटर में है तो 1/f लिखा जाता। तो ये हो जाएगा 100 × 1/f, और 1/f की वैल्यू है 3/200, यानी 100 × 3/200। तो ये हो जाएगा 3/2, यानी आएगा 1.5 डायोप्टर, और वो भी चिन्ह प्लस में रहेगा। तो यहाँ पे आप देखिए इसका जवाब, यहाँ 100 रहेगा, 10 हमने लिख दिया, 1.5 इतना डायोप्टर इसका जवाब बन जाएगा। तो आप इसको लिखते रहिएगा, और जो भी सवाल का जवाब नहीं समझ में आए तो आप उसको पूछ भी सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर हमारे फेसबुक पेज को विजिट कर सकते हो, वहाँ से भी आप देख सकते हो, वहाँ से भी आप सवाल कर सकते हो। चौथा खंड है इसका, एक समबाहु प्रिज्म न्यूनतम विचलन की स्थिति में है यदि आपतन कोण प्रिज्म कोण का 4/5 गुना हो तो न्यूनतम विचलन कोण का मान कितना होगा। ये सवाल है, पहले का चौथा खंड है ये। थोड़ा इसको खिसका के ऊपर लेते हैं। सवाल नंबर 1 का चौथा खंड है, और इस चौथे खंड में इन्होंने कहा है कि जो प्रिज्म है ये समबाहु है। मतलब इसका ये हुआ कि इसका हर एक कोण 60 अंश का होगा, यानी ए, जिसको हम प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण कहते हैं, उसकी वैल्यू होगी 60 अंश, क्योंकि समबाहु मतलब हर एक एंगल 60 डिग्री का। उसके बाद इन्होंने इसमें एक और कंडीशन दिया है कि आपतन कोण जिसको हम I से लिखते हैं, ये दिया है प्रिज्म कोण का 4/5 गुना, यानी 4/5 गुना है ये प्रिज्म कोण के, ये भी इन्होंने दिया। और प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण को हम ए से लिखते हैं, तो इन्होंने दिया है 4/5 × 60 अंश। तो 12 × 5 = 60, 12 × 4 = 48, यानी I की वैल्यू हो जाएगी 48 अंश। सवाल में पूछा है न्यूनतम विचलन कोण। तो प्रिज्म के लिए I का जो सूत्र होता है वो होता A + ΔM/2, ये सूत्र होता है। तो I की वैल्यू है 48 अंश, और बराबर A का मान है 60 अंश, ΔM की जानकारी नहीं है, बटे में 2। 48 में 2 से गुणा करेंगे तो आएगा ये 96, बराबर 60 धन ΔM। तो ΔM की वैल्यू हो जाएगी 96 ऋण 60 बराबर 36।
36 अंश, और यही इस सवाल का जवाब बन जाएगा। तो सवाल में ए की वैल्यू इन्होंने दिया हुआ था 60 अंश, और एक कंडीशन दिया था कि आपतन कोण की वैल्यू प्रिज्म कोण का 4/5 है। तो हमने लिख दिया I बराबर 4/5 गुणे प्रिज्म कोण का मान 60 अंश है, तो I की वैल्यू 48 अंश हो जाएगी। आपतन कोण का सूत्र होता है A प्लस डेल्टा m/2, तो I का मान 48 अंश, उस हिसाब से सॉल्व कर लिया तो यहाँ पे 36 अंश आया, यानी अल्पतम विचलन कोण, जिसको हम डेल्टा m या मिनिमम डेविएशन कहते हैं, उसकी वैल्यू है 36 अंश, और यही इसका जवाब भी है। और इस जवाब के लिए विकल्प इसका चौथा है। अगला सवाल है, सूर्य की विकिरण ऊर्जा का जो स्रोत है वो कौन सा है? वो है नाभिकीय संलयन प्रक्रिया होती है, ये इसका जवाब है। उसके बाद अगला है, चुंबकीय फ्लक्स की विमा क्या है? तो उसको हम लोग निकाल के देखेंगे कि कितना आएगा। तो सवाल है अपना पहले का पांचवा नहीं, ये 6वां खंड है, और हमें चुंबकीय फ्लक्स की विमा निकालनी है। तो हमें ऐसे सूत्र को सोचना होगा जिसमें चुंबकीय फ्लक्स आता है। तो विमा निकालने के लिए हमें कोई भी ऐसा सूत्र याद होना चाहिए जिसमें चुंबकीय फ्लक्स आए बस। तो हम चुंबकीय फ्लक्स का एक सूत्र ध्यान में लेके आते हैं कि फाई की वैल्यू होती है B इंटू ए। एंगल से मतलब नहीं है कि यहाँ पे cos थीटा रहेगा, उससे मतलब नहीं है, क्योंकि बीमा में साइन cos tan इनकी कोई बीमा होती नहीं है। तो हमें फाई का एक सूत्र ध्यान आया कि B और A होता है। तो अब ये मीटर है, क्षेत्रफल है, मीटर स्क्वायर है, लेकिन मान लो हम B की बीमा नहीं जानते हैं, तो हम B का कोई ऐसा सूत्र सोचेंगे कि वो थोड़ा आसान बन जाए। तो हमें मालूम यह है कि F बराबर होता है ILB, यानी B का मतलब होगा F/IL। चलो यहाँ से थोड़ा और आसान हो गया। तो हमें फाई का सूत्र मिलेगा B की वैल्यू F/IL इंटू ए। अब हम सबकी बीमा लिखेंगे फटाफट, क्योंकि ये बल न्यूटन, यहाँ पे I एम्पियर है, और ये सारी वैल्यू हम लिखते चले जाएंगे। तो अगर हम बीमा लिखेंगे फाई की बीमा, तो F इसकी बीमा होती है mL/t पर ऋण 2 की घात। I ये करंट है, और इसको हम A से लिखते हैं, L लेंथ है, इसको L से लिखा जाता है, ये हो गया। और A ये एरिया है, और एरिया का होगा L स्क्वायर। तो यहाँ पे L और L मिलके L स्क्वायर, उसमें से एक L कम हो जाएगा, या फिर यहाँ से यहाँ इसको काट दो, तो ये बचेगा L स्क्वायर T पर ऋण 2 की घात, यम वही है, और A पे ऋण 1 की घात बन जाएगा। यम L स्क्वायर T पे ऋण 2 की घात और A पे ऋण 1 की घात। और ये विकल्प में कहाँ है? यहाँ पे देखिए आप, यम L पे 2 की पावर, T पे ऋण 2 की पावर और A पे ऋण 1 की पावर, यहाँ भी आप उसको मिला सकते हो। तो ये इसका जवाब हो जाएगा। और इसी तरीके से आपको सवाल लगाना रहता है। जिसकी भी बीमा निकालनी हो तो आप ऐसे सूत्र को ध्यान में लेके आओ जिसके बारे में आपको बेसिक जानकारी हो। जैसे यहाँ पे फाई की वैल्यू मान लो B है, अब B मान लो हमारे जहन में नहीं है, तो हम ऐसा सूत्र खोजेंगे जो कि उसके हम यहाँ पे मदद ले सकें और सवाल को सिंपल कर सकें। तो इस तरीके से भी आप लगा सकते हो। या फिर फाई का अन्य सूत्र आप याद कर सकते हो, E बराबर होता है d∅dt। जहाँ E विद्युत वाहक बल है तो हमें उसकी बीमा लिखनी होगी और उसके बाद समय की बीमा से गुणा करा देना होगा। तो अलग अलग तरीके से आप इसको सोच सकते हो। उसके बाद अगला सवाल है इसका है खंडवा। प्रकाश सुग्राही पदार्थ किसे कहते हैं? तो ऐसा पदार्थ जिसके ऊपर जब फोटो
या फोटान या ऊर्जा बंडल पड़ते हैं तो तुरंत ही वहां से फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं तुरंत, तो उसे हम कहते हैं प्रकाश सुग्राही पदार्थ। अगला सवाल है नाभिक की त्रिज्या की कोटि बताओ। तो नाभिक की त्रिज्या 10⁻15 मीटर की कोटि का होता है। और उसके बाद अगला सवाल है किसी वस्तु को 5 × 10⁻19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या का या इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। ये दूसरे का तीसरा खंड है। जिसमें से Q की वैल्यू दिया है 5 × 10⁻19 कूलाम। अब जो Q होता है उसी को हम Ne कहते हैं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 × 10⁻19। तो n का मान हो जाएगा 5 × 10⁻19 बटे में E यानी 1.6 10⁻19। तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 5 बटे 1.6 या 50 बटे 16 या 25 बटे 8 भी लिख सकते हैं हम इसको। तो ये हो जाएगा 8 × 24, 1 बच जाएगा तो 10 हो जाएगा, या फिर लिख सकते हैं 3 सही 1 बटे 8। तो ये जो यहाँ पूर्णांक नंबर में है यही इसका जवाब होगा। हालांकि ज़्यादातर केस में ये जो होता है ये पूरा का पूरा विभाजित हो जाएगा, लेकिन फिलहाल यहाँ सवाल में ऐसा दिया कि विभाजित नहीं हुआ, तो ये इसका जवाब होगा। अगर यहाँ पे जो वैल्यू है वो आधे से ज़्यादा होती है, जैसे 8 का आधा 4 है, अब 4 से ऊपर 5 6 7 यहाँ होता तो हम 3 के बजाय 4 लिखते। तो यहाँ पे जवाब होगा 3 इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे। 3 इलेक्ट्रॉन निकाले गए, यानी जब हम 3 इलेक्ट्रॉन किसी पदार्थ से निकालेंगे तो लगभग उसके ऊपर इतनी कूलाम का आवेश आ जाएगा, वो भी धनावेश आएगा। अगला है चुंबकीय फ्लक्स को परिभाषित करो। तो सिंपल ये देखो, इसी सूत्र की मदद लेना आप चुंबकीय फ्लक्स का परिभाषा देने के लिए। तो यहाँ पे ये गणितीय परिभाषा हो जाएगा कि एकांक क्षेत्रफल, ये देखो ये एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, एकांक क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या होती है वही चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। या फिर कह सकते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स जो है ये एक काल्पनिक चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं जो कि उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती हैं, और इनका जो मात्रक होगा वो मात्रक आप यहाँ से लिख सकते हो। ये किलोग्राम है, ये मीटर स्क्वायर है, सेकंड पर ऋण 2 की घात है और एम्पियर पर -1 है। बाकी फ्लक्स का पूरा डिटेल वीडियो आप हमारे जो मैग्नेट का प्लेलिस्ट है वहाँ पे आप इसको देख सकते हो, पूरा डिटेल में आपको मिल जाएगा ये। और उसके बाद अगला सवाल है यहाँ पे, यदि किसी पदार्थ, ये अगला सवाल है, यदि किसी पदार्थ के द्रव्यमान में वृद्धि का मान एकांक है तो इससे उत्पन्न ऊर्जा का मान क्या होगा। ये है दूसरे का 5वां खंड। उत्पन्न ऊर्जा यानी डेल्टा ई की वैल्यू कितनी होगी, तो ये सूत्र होता है डेल्टा mc²। अब m की वैल्यू इन्होंने कहा एकांक, तो इसको 1 रखो, और c की वैल्यू 3 × 10⁸ होती है, इसका वर्ग करेंगे तो 9 × 10⁻16 जूल, यही होगा उत्पन्न ऊर्जा, जबकि द्रव्यमान में परिवर्तन एकांक रहे तभी। उसके बाद दूसरे का इन्होंने 6वां सवाल पूछा है, और वो ये है कि एकल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखो। अब ये जो गोलीय पृष्ठ है चाहे उत्तल हो या अवतल हो, दोनों में से कोई भी समवायु हो, तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है n-1 1/r1 - 1/r2। ये सूत्र होता है 1/f = n-1 कोष्ठक में 1/r1 - 1/r2, या फिर आप लिख सकते हो 1/v में 1/u = n-1 कोष्ठक में 1/r1 - 1/r2।
लेकिन यहाँ पे इन्होंने गोलीय पृष्ठ कहा है, ये तो लेंस के लिए है। अगर गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र लिखना है, गोलीय पृष्ठ का, सॉरी इसमें सवाल में गोलीय पृष्ठ ही पूछा था, तो उसका जो जवाब होता है वो होता है n बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल n माइनस 1 बाई आर। ये सूत्र है गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, जहाँ n जो है ये माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक है और r जो है ये गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या है, u गोलीय पृष्ठ से वस्तु की दूरी और यह प्रतिबिंब की दूरी। ये सूत्र अगर लेंस के लिए कहा जाएगा तो अपवर्तन का ये सूत्र आपको लिखना है। तो यह है सवाल नंबर 2 का छठवां खंड। अगला सवाल है सवाल नंबर 3 का पहला पार्ट। दिखाओ कि वोल्ट बटे मीटर और न्यूटन बटे कूलाम एक ही भौतिक राशि के मात्रक हैं और साथ में ये मात्रक किस भौतिक राशि के हैं, ये भी बताओ। तो सवाल नंबर 3 का पहला पार्ट है, पहला जो मात्रक दिया है वो है वोल्ट बटे मीटर, वोल्ट बटे मीटर। ये किसको प्रदर्शित कर रहा है इसके बारे में आपको लिखना है। तो ये जो वोल्ट होता है जिसे हम वी प्रदर्शित करते हैं संकेत में, तो चलो हम इसके संकेत को लिखते हैं वी, और ये जो मीटर है ये एक दूरी डिस्टेंस है, हम इसको चलो डी से लिख लेते हैं। तो जो वी होता है ये होता है डब्ल्यू बाई क्यू, डब्ल्यू बाई क्यू इंटू डी। तो ये हो जाएगा डब्ल्यू बाई डी इंटू क्यू। हम यहाँ पे केवल इसको समझने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो जो W होता है ये होता है बल गुणे विस्थापन, यानी F इंटू डी बटे डी इंटू क्यू। डी से डी कट जाएगा तो ये हो जाएगा F बाई क्यू, और जो F है इसका मात्रक होगा न्यूटन और Q का मात्रक होगा कूलाम, यानी वोल्ट बटे मीटर और बराबर मात्रक जो है ये न्यूटन बटे कूलाम। तो पहला यही कहा था कि दिखाओ कि दोनों एक ही मात्रक है, मतलब लिखे अलग अलग है लेकिन एक ही भौतिक राशि को दिखा रहे हैं। अब ये किसको दिखा रहे हैं, न्यूटन बल और ये कूलाम। तो बल और कूलाम के अनुपात को हम लोग कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे लिखेंगे कि वोल्ट बटे मीटर और न्यूटन बटे कूलाम ये वैद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र के मात्रक है। और ये इस सवाल का जवाब होगा, सवाल नंबर 3 का पहला पार्ट है। उसके बाद इसमें सवाल दिया हुआ है कि दो बिंदु आवेश K1 परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे हैं। ये सवाल नंबर 3 का दूसरा खंड। सवाल में दिया है दो बिंदु आवेश K1 परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे हैं और उनके बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल है F। तो F जो है ये है जब वो K1 परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे, यानी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K1। जब ये लोग यहाँ रखे हैं तो सूत्र होगा यहाँ पे दो बिंदु आवेश, एक को हम Q1 मान लेते हैं और एक को Q2 और बीच की दूरी मान लेते हैं हम r²। ये पहला कंडीशन है। तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि माना आवेश Q1 और Q2 उनके बीच की दूरी r है और माध्यम का अपवर्तनांक K1 है, तो उसके बीच में लगने वाला बल F बराबर ये होगा। इसको हम समीकरण नंबर 1 कह देते हैं। फिर उन्होंने कहा है कि यदि माध्यम का परावैद्युतांक हम बदल करके K2 कर दें तो क्या होगा। जब माध्यम का अपवर्तनांक बदल करके K2 कर दें तब इनके बीच नया बल क्या होगा। तो हम मान लेते हैं कि नया बल अब हो गया ये, चलो हम इसको लिख देते हैं नया बल F2। इसका सूत्र होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब माध्यम K2 कर दिया गया है लेकिन आवेश तो वही है, बीच की दूरी भी वही। इसको हमने समीकरण नंबर 2 कह दिया। अब दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, तो हम 2 में डिवाइड करेंगे 1 को, तो होगा F2 बटे F या F1 मान सकते हो।
तो ये सब कट जाएगा और ये होगा 1/K2 और 1/K1, यानी ये उल्टा हो जाएगा K1/K2, यानी F2 की वैल्यू होगी K1/K2 इंटू F। ये होगा नया वाला बल जो होगा पुराने वाले बल का K1/K2 गुना हो जाएगा, जो कि इस सवाल का जवाब होगा। आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सभी संकेतों का अर्थ लिखना बहुत जरूरी है। उसके बाद सवाल है सवाल नंबर 3 का तीसरा खंड, और ये क्या है पहले इसको देख लेते हैं। सवाल नंबर 3 का तीसरा खंड, किस दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती हैं और किस दिशा में ऋणात्मक? तो इसका जवाब ये है कि आपतित प्रकाश की जो किरण होती है उस दिशा में नापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं, धनात्मक होती हैं, और आपतित प्रकाश के किरण की विपरीत दिशा में नापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। इसका सीधा सीधा और सटीक जवाब है। इसका एक वैकल्पिक जवाब ये है कि यदि दर्पण है तो उसके ध्रुव से बाईं ओर नापी गई दूरी ऋणात्मक होती है और दाईं ओर नापी गई दूरी धनात्मक होती है। और यदि लेंस है तो प्रकाशिक केंद्र से बाईं ओर नापी गई दूरी ऋणात्मक होती है और दाईं ओर दूरी धनात्मक होती है। इसका वैकल्पिक जवाब है, लेकिन सटीक जवाब यह है कि आपतित प्रकाश की किरण की दिशा में नापी गई सभी दूरियां धनात्मक और उसके विपरीत नापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। अगला है तीसरे का चौथा खंड, किसी चालक का संपूर्ण आवेश किसी अन्य चालक को स्थानांतरित करता है। किसी चालक का संपूर्ण आवेश किसी अन्य चालक को स्थानांतरित करता है, समझाइए। इसके बारे में बताना है कि कोई जो चालक है वो अपना संपूर्ण आवेश किसी अन्य चालक को स्थानांतरित करता है, तो उस दशा में क्या होता है। तो जब कोई चालक अपना संपूर्ण आवेश किसी दूसरे चालक को स्थानांतरित कर देता है तो इस दशा में आवेश का कुल मान नहीं बदलता है, जो कि आवेश के संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है कि जब भी एक आवेश को एक स्थान से दूसरी जगह पर पहुंचाया जाता है तो आवेश का मान नहीं बदलता है। और पहले वाले जो वस्तु है, जैसे मान लो यहाँ पे हम बना दें कि कोई एक वस्तु A है, इस पे Q आवेश है, और कोई एक वस्तु B है, इस पे कोई आवेश नहीं है। अगर यहाँ पे हम इस आवेश को पूर्ण रूप से स्थानांतरित कर देंगे तो यहाँ पे आवेश Q होगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा। वहीं अगर हम दोनों पदार्थों को संपर्क करा के फिर अलग अलग कर दें तो एक पे आवेश की वैल्यू हो जाएगी Q/2 और दूसरे पे आवेश की वैल्यू हो जाएगी Q/2। तो जब दो पदार्थों को आपस में जोड़ करके अलग करा देते हैं तो ऐसे दशा में उन पे जो आवेश होता है वो उनका औसत मान हो जाता है। लेकिन यदि एक पदार्थ पर आवेश है और उसको पूर्ण रूप से दूसरे पर स्थानांतरित करेंगे तो पहला वाला पदार्थ अनावेशित हो जाएगा, जबकि दूसरे वाले पदार्थ पर उतनी ही मात्रा का आवेश लग जाएगा। तो ये सवाल नंबर 3 का चौथा खंड है। और उसके बाद जो इसके आगे का सवाल है इसको हम आगे के पार्ट में सॉल्व करेंगे। उम्मीद है इस वीडियो में बताई गई सारी बात आपको समझ में आई होगी। किसी तरीके का अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग आगे के पार्ट में आगे के टॉपिक के साथ।